दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों घटना चक्र जीएस दृष्टि उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है। उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग, जलवायु एवं इसके प्रकार, प्रमुख मिट्टियाँ, वन एवं प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव एवं प्रमुख वन्य जीव विहार तथा उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को ये वीडियो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती, जूनियर असिस्टेंट के साथ साथ यूपी टेट, जीआईसी प्रवक्ता आदि के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन का भाग 2। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के भौतिक विभाग के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानते हैं। दोस्तों देखिए, उत्तराखंड के गठन से पूर्व राज्य के 3 भूभाग थे। एक तो था पर्वतीय प्रदेश, दूसरा था मैदानी क्षेत्र और तीसरा दक्षिण का पठारी क्षेत्र। उत्तराखंड के गठन के बाद पूरा पर्वतीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश से अलग हो गया और अब इस पर्वतीय क्षेत्र से लगा हुआ भाबर तराई क्षेत्र ही उत्तर प्रदेश में बचा हुआ है। उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये प्रदेश कौन कौन से हैं? तो पहला है भाबर एवं तराई प्रदेश, दूसरा गंगा यमुना का विशाल मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजन मुख्य रूप से 3 भागों में किया गया है। भाबर और तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। दोस्तों भाबर और तराई प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर से लेकर पूर्व में देवरिया और कुशीनगर यानी पडरौना तक एक पतली सी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। आइए सबसे पहले भाबर क्षेत्र के बारे में जानते हैं, इसकी विशेषताएं और विस्तार के बारे में। दोस्तों भाबर क्षेत्र जो है ये कंकड़ पत्थरों से निर्मित पर्वतीय भूभाग है और बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर खीरी आदि जिलों में इसका विस्तार है। भाबर क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं ये हैं कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई में कमी आती है और यहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। दूसरा जो प्रमुख है वो तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों तराई क्षेत्र जो है महीन अवसादों से निर्मित भाबर के दक्षिण में दलदली और गाद मिट्टी वाला क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर महाराजगंज, देवरिया आदि जिलों में विस्तृत है। और इसकी विशेषताएं यानी तराई क्षेत्र की विशेषता ये है कि यहाँ पर गन्ना, गेहूँ, जूट आदि फसलों का अधिकतम पैदावार होता है। घने जंगल और लंबे हाथी घासों से ये क्षेत्र ढका हुआ है और भूमि सुधार कार्यों के कारण इसमें चौड़ाई में कमी हुई है, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को प्राप्त हुई है। तीसरा मुख्य प्रदेश जो अपने यहाँ है वो है गंगा यमुना का विस्तृत मैदानी प्रदेश। तो दोस्तों गंगा यमुना का जो ऊपरी मैदान है इसका विस्तार लगभग 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में है और गंगा के मध्य मैदानी प्रदेश का विस्तार उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, बदायूं और मुरादाबाद तथा बरेली जिलों में है। गंगा के पूर्वी मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बलिया, मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों में है। दोस्तों गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई याद रखिएगा ये 300 मीटर है। तो हमने उत्तर प्रदेश के जो 3 प्रमुख पर्वतीय प्रदेश हैं, 3 प्रमुख भाग हैं, प्राकृतिक भाग, भाबर और तराई प्रदेश, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण के पठारी भाग के बारे में जाना। दोस्तों तराई भाबर प्रदेश, इसमें आइए उत्तर प्रदेश के दक्षिण के पठारी भाग के संबंध में जो विशिष्ट तथ्य हो सकते हैं उनको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण का पठारी क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है और इसकी सीमा पूर्व केन नदी, पश्चिम में बेतवा और पाहुज नदी, उत्तर में गंगा और यमुना तथा दक्षिण में विंध्य पर्वत से लगी हुई हैं और इसके अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड के भूभाग शामिल हैं। इसकी सामान्य ऊंचाई 300 मीटर के लगभग है
और कुछ स्थानों पर ऊंचाई 450 मीटर से अधिक और मिर्जापुर सोनभद्र जिले के कुछ स्थानों पर कैमूर और सोनकर की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक ऊंची हैं। तो ये आपने उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभागों के बारे में जो संपूर्ण जानकारी होती है उसको आपने जान लिया। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की जलवायु यानी क्लाइमेट से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो जलवायु प्रदेश है वो मुख्य रूप से आर्द्र एवं उष्ण प्रदेश तथा साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश में विभाजित करके इसका अध्ययन किया जाता है। आर्द्र और उष्ण प्रदेश में तराई क्षेत्र और पूर्वी उत्तर प्रदेश आता है। तराई क्षेत्र में दोस्तों 120 से 180 सेंटीमीटर तक वार्षिक वर्षा होती है, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश में 100 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। और साधारण आर्द्र और उष्ण प्रदेश के अंतर्गत मैदानी क्षेत्र है, जहां पर 80 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अगर जो ऋतुओं की बात करें तो मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं उत्तर प्रदेश में: ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और वर्षा ऋतु। देखिए दोस्तों, कोपेन के अनुसार उत्तर प्रदेश में जलवायु का शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार अर्थात कैपिटल CWG मिलता है। थार्नथ्वेट के अनुसार उत्तर प्रदेश में CBW अर्थात समशीतोष्ण उपार्द्र जलवायु का विस्तार मिलता है। तो ये शीत ऋतु, वर्षा ऋतु और ग्रीष्म ऋतु ये मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की 3 ऋतुएं हैं। आइए सबके बारे में अलग अलग थोड़ा विस्तार से जानते हैं। देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु है उससे संबंधित विशिष्ट तथ्यों को जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु की जो अवधि है वो अक्टूबर से फरवरी तक है और इसमें सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी होता है। वर्षा की बात करें तो उत्तर पश्चिम से आने वाले चक्रवातों के कारण जो है इसमें वर्षा होती है और औसत संख्या 3 से 5 के मध्य होती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम क्षेत्र में वर्षा की मात्रा 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। अगर तापमान की बात करें तो मैदानी क्षेत्र में औसत अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठारी भाग में अधिकतम तापमान 28.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13.3 डिग्री सेल्सियस रहता है, जबकि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय भागों में औसत न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और 15 दिसंबर से 15 जनवरी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ठंड का मौसम होता है या इस समय सबसे अधिक ठंड पड़ती है। तो शीत ऋतु के बाद आइए ग्रीष्म ऋतु के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए, ग्रीष्म ऋतु जो उत्तर प्रदेश का है इसकी अवधि मार्च से मध्य जून तक होती है और ग्रीष्म ऋतु में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड हुआ है। सबसे अधिक गर्मी उत्तर प्रदेश के झांसी और आगरा जिलों में पड़ती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में सर्वाधिक औसत तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। इसका कारण कर्क रेखा की निकटता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे कम गर्मी बरेली जिले में पड़ती है और लू जो है ये ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की ओर से चलने वाली शुष्क और गर्म हवाएं स्थानीय पवन लू होती है और ये बहुत ही खतरनाक हवा होती है, बहुत अधिक तापमान की। और दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश का ग्रीष्म ऋतु का अधिकतम औसत तापमान 36 से 39 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम 21 से 23 डिग्री सेल्सियस है। सर्वाधिक रिकॉर्ड तापमान उत्तर प्रदेश में मई और जून माह में होता है। तो याद रखिएगा, ग्रीष्म ऋतु उत्तर प्रदेश में मध्य मार्च से मध्य जून तक होती है। सबसे अधिक गर्मी झांसी और आगरा जिलों में और सबसे कम बरेली जनपद में पड़ती है। अब आइए जानते हैं दोस्तों वर्षा ऋतु के संबंध में विशिष्ट तथ्यों को। उत्तर प्रदेश में जो वर्षा ऋतु की अवधि है वो दोस्तों जून के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर तक है। सर्वाधिक वर्षा जुलाई और अगस्त माह में होती है और उत्तर प्रदेश की अधिकांशतः वर्षा ये मानसूनी वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी से शाखा से जो प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल खाड़ी शाखा से उत्तर प्रदेश में वर्षा प्राप्त होती है और वर्षा की मात्रा प्रदेश की संपूर्ण वर्षा का लगभग 60% जुलाई और अगस्त माह में प्राप्त होता है। और बंगाल की खाड़ी से उठने वाला मानसून जो बिहार के मैदान से होता हुआ उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है, इसको पूर्वा कहते हैं।
तो याद रखिएगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून में अरब सागर शाखा से प्राप्त होती है और औसत न्यूनतम तापमान उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में 25 डिग्री सेल्सियस और औसत अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाता है। तो आपने उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऋतुओं से संबंधित जो विशिष्ट तथ्य थे उनको जान लिया है। अब आइए उत्तर प्रदेश की मिट्टियों के संबंध में जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रोफेसर वाडिया, कृष्णन और मुखर्जी के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश की जो मिट्टियों का विभाजन है वो मुख्य रूप से दो प्रकार, गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियाँ और बुंदेलखंड की मिट्टियाँ या दक्षिण पठार की प्राचीन रवेदार और विंध्यन शैल की मिट्टियों के बारे में वर्गीकरण किया जाता है। गंगा के विशाल मैदान की नूतन और उपनूतन मिट्टियों में बांगर या पुरानी जलोढ़ मृदा और खादर और नवीन जलोढ़ मृदा आते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब आइए देखते हैं बांगर मिट्टी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। दोस्तों बांगर मिट्टी जो होती है ये उत्तर प्रदेश में, इसमें फास्फोरस और चूना की खनिजों की प्रधानता होती है, जबकि इसमें नाइट्रोजन, पोटास, जीवांश आदि पदार्थों की कमी होती है। उपरहार मिट्टी, तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में बांगर मिट्टी को दिया गया नाम है उपरहार मिट्टी। बांगर मिट्टी को अन्य नाम दोमट, मटियार, बलुई दोमट, पुरानी जलोढ़ और उपरहार मिट्टी कहा जाता है। आइए देखते हैं खादर मिट्टी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। दोस्तों खादर मिट्टी बांगर मिट्टी की अपेक्षा अधिक उर्वरा शक्ति वाली होती है और इसका विस्तार नदियों के बाढ़ वाले मैदानों में होता है। विशेषता इसकी ये है कि ये हल्के रंग वाली छिद्र युक्त महीन कड़ों वाली मिट्टी होती है और इसमें चूना, पोटास, मैग्नीशियम और जीवांश की अधिकता होती है, जबकि खादर मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस पदार्थों की कमी होती है। खादर मिट्टी को कुछ अन्य नामों जैसे नवीन जलोढ़ मृदा, कछारी, सिल्ट, बलुआ और मटियार दोमट आदि नामों से जाना जाता है। तो ये आपने बांगर और खादर मृदा के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको जान लिया। आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश की मिट्टियों से संबंधित विशिष्ट तथ्यों को। देखिए, भाबर पर्वत पदीय क्षेत्र में जो है मोटी रेत, कंकड़ और पत्थर से निर्मित अत्यंत छिछली मिट्टी, जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं, वो क्षेत्र पाया जाता है। दूसरा जो जलोढ़ और काप मिट्टी का विस्तार है ये उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना दोआब और गंगा रामगंगा दोआब क्षेत्रों में पाया जाता है। और देखिए सिकटा, करियाल और धनका, ये उत्तर प्रदेश में दोमट और बलुई मिट्टी को क्षेत्रीय भाषा में सिकटा, करियाल और धनका नामों से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख मिट्टियाँ हैं उनमें पर्वत पदीय मृदाएँ, लाल बलुई मृदा, तराई मृदा, लवण प्रभावित मृदा, लाल और पीली मृदा, मिश्रित लाल और काली मृदाएँ, मध्यम काली मृदा, कैल्शियम युक्त मृदा और जलोढ़ मृदाएँ शामिल हैं। ये उत्तर प्रदेश की प्रमुख मिट्टियों के प्रकार हैं। इसके अलावा आइए देखते हैं दोस्तों बुंदेलखंडी मृदा के बारे में। तो बुंदेलखंडी मृदा को परवा या पड़वा, माड़ या मार, राकर या राकड़ मृदा और भोटा मृदा के नाम से जाना जाता है। बुंदेलखंडी मृदा का विस्तार क्षेत्र बुंदेलखंड क्षेत्र में जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में पाया जाता है। दोस्तों बुंदेलखंडी मिट्टी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पठार की मिट्टियों को बुंदेलखंड मिट्टी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के क्षेत्रवार मृदा अपरदन के प्रकार के बारे में। मृदा अपरदन दोस्तों एक जो है बहुत ही समस्या वाली चीज़ है, क्योंकि इससे जो मिट्टी का उपजाऊ भाग है वो कट कर बह कर उड़ जाता है या नदियों में चला जाता है, जिससे मृदा की उर्वरता में कमी आती है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में परत अपरदन विशेष रूप से प्रभावी है। पश्चिमी क्षेत्रों में विशेष रूप से अवनलिका अपरदन और जो कि वायु अपरदन के कारण होता है।
पूर्वी क्षेत्र में दोस्तों परत अपर्दन विशेष रूप से प्रभावी है, जो कि जलीय अपर्दन के कारण होता है। और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में रिल अपर्दन, जिसमें जलीय अपर्दन प्रभावी है। आइए देखते हैं लाल मिट्टी से संबंधित उत्तर प्रदेश के बारे में। जो लाल मिट्टी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको, लाल मिट्टी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर और सोनभद्र आदि जिलों में पाया जाता है। इसका निर्माण बालू में लाल शैलों के अपक्षय द्वारा होता है। लाल मिट्टी का विस्तार बेतवा और धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में है। और दोस्तों, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, जीवांश और फास्फोरस तथा चूना खनिजों की कमी पाई जाती है। इसमें गेहूं, चना और दलहन आदि फसलें मुख्य रूप से उगाई जाती हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, देखिए दोस्तों, वायु अपर्दन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो ये मथुरा और आगरा है। जलीय अपर्दन से उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में टर्शियरी मिट्टी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? तो ये शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र है। और जल प्लावित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो ये है डूह मृदा। और बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को क्या कहा जाता है? तो ये रेगुर, करेल या कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र की काली मृदा को। आगे आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन एवं प्राकृतिक वनस्पतियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उत्तराखंड के गठन के कारण उत्तर प्रदेश का अधिकांश वन क्षेत्र उत्तराखंड में चला गया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मात्र 6.15% क्षेत्रफल पर वन आवरण है, जो ISFR 2021 की रिपोर्ट के अनुसार है। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की वन नीतियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम वन नीति याद रखिएगा 1952 में, और द्वितीय वन नीति 1958 में लाई गई थी। उत्तर प्रदेश का वन नीति का संचालन वर्ष 1998 से किया जा रहा है। और वर्तमान स्थिति ये है कि राज्य वन नीति 2017 लागू किया गया है। उत्तर प्रदेश वन नीति 1998 के स्थान पर अब नया राज्य वन नीति 2017 लागू किया गया है। दोस्तों, वनों से हमें क्या क्या लाभ होते हैं इसको जानना जरूरी है। तो वन एक तो हमारे लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति करते हैं। इसके अलावा अनेक प्रकार के उत्पाद, इमारती लकड़ी, औषधि पादप आदि प्राप्त होते हैं। देखिए, वनों के जो लाभ हैं, बिरोजा और तारपीन के तेल की प्राप्ति चीड़ वृक्ष के राल से होती है। कागज उद्योग में बेंत और बांस का प्रयोग किया जाता है। इमारती लकड़ी के रूप में साल और सागौन का प्रयोग किया जाता है। रेलवे लाइन के स्लीपर में साल, चीड़, सागौन, देवदार आदि वृक्षों का प्रयोग किया जाता है। कत्था की प्राप्ति के लिए खैर वृक्ष प्रयोग किया जाता है। और बीड़ी बनाने के लिए तेंदू वृक्ष के पत्तों का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कुल वनावरण क्षेत्र 14,817.89 वर्ग किलोमीटर है, जो कि उत्तर प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। और ये जो प्रतिशत है बहुत ही कम है वनावरण की दृष्टि से। दोस्तों, इसमें अति सघन वन जो हैं उनका प्रतिशत 1.09% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। मध्यम सघन वन 1.67% और खुले वन 3.39% कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का है। इसमें झाड़ियों का क्षेत्रफल 563.38 वर्ग किलोमीटर पर, तो ये कुल क्षेत्र का 0.23% पर झाड़ियों का विस्तार है। अगर जो हम उत्तर प्रदेश के अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों को देखें तो सर्वाधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत सोनभद्र में है, उसके बाद चंदौली और फिर चित्रकूट में है। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत भदोही में सबसे कम, मैनपुरी और फिर उसके बाद देवरिया आता है। अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों में सबसे अधिक वन सोनभद्र में, दूसरे स्थान पर लखीमपुर खीरी में और तीसरे स्थान पर आपका मिर्ज़ापुर है अधिकतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों में।
न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जिलों की बात करें तो भदोही या संत रविदास नगर सबसे कम वन क्षेत्रफल है, दूसरे स्थान पर मऊ और तीसरे पर मैनपुरी है। तो ये उत्तर प्रदेश की वन स्थिति रिपोर्ट और उससे संबंधित तथ्यों को आपने देखा। आइए उत्तर प्रदेश में वनों के प्रमुख प्रकार पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों का विस्तार यहाँ पर पाया जाता है। वनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं और महोत्सव के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश वन महोत्सव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश वन महोत्सव का प्रारंभ जुलाई 1952 में किया गया था। वन महोत्सव सप्ताह 1 से 7 जुलाई को प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है और वन महोत्सव आंदोलन का मूल आधार है। वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी है और रोटी ही जीवन है। दोस्तों, वनों पर आधारित उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग और संबंधित जिलों को जान लेते हैं। ये प्रश्न बार बार आता है, मिलान करने के लिए पूछा जाता है। दोस्तों, बेंत, फर्नीचर, माचिस, कत्था, प्लाईवुड उद्योग ये बरेली, नजीबाबाद और ज्वालापुर में। कागज उद्योग सहारनपुर में विस्तृत है। लकड़ी के खिलौने सोनभद्र और वाराणसी में। खेल के सामान का निर्माण मेरठ में होता है और बीड़ी, चीनी, मिट्टी के खिलौने ये मिर्ज़ापुर, झांसी, बरेली और सहारनपुर में जो है ये बनाए जाते हैं। कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन योजना ये उत्तर प्रदेश में वनों से संबंधित योजना है। वो ऑपरेशन ग्रीन योजना 2007-8 में चलाई गई। सामाजिक वानिकी योजना याद रखिएगा 1979 में। लखनऊ वृक्षारोपण परियोजना 2004-5 में। बांस रोपण एवं वन सुधार योजना 2007-8 में शुरू किया गया। सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम वर्ष 2005-6 में। वृक्षारोपण विस्तार योजना 2007-8 में। वृक्ष बंधु पुरस्कार 2007-8 से शुरू किया गया और वन श्रमिकों के कल्याण के लिए सामूहिक बीमा योजना का प्रारंभ 1989-90 से किया गया था। आइए अब देखते हैं ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 19-20 या 2019-20 में 22.5 करोड़ पौधारोपण संपन्न किया गया ग्रीन यूपी, क्लीन यूपी के अंतर्गत। और इसकी विशेषता ये है कि 5 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण का रिकॉर्ड लगा और ये योजना 7 नवंबर 2015 को प्रारंभ की गई थी। अब आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो बाघ अभ्यारण्य हैं वो तो है एक दुधवा नेशनल पार्क है ये हमारा। ये बाघ अभ्यारण्य भी है, लखीमपुर जनपद में है। इसके अलावा पीलीभीत में बाघ अभ्यारण्य है, पीलीभीत जनपद में। और अमनगढ़ जो कि बिजनौर जनपद में है, ये उत्तर प्रदेश के बाघ अभ्यारण्य हैं, दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर कौन हैं? तो नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ का, शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर और कानपुर प्राणी उद्यान कानपुर, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर हैं। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार से संबंधित जिले। तो उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव विहार हैं, इनके बारे में आइए देखते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये चंदौली में है, याद रखिएगा, चंद्रप्रभा चंदौली। कछुआ वन्यजीव विहार वाराणसी में है। किशुनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर खीरी में है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा जनपद में है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार ये आपका बहराइच जनपद में है। सोहेलवा वन्यजीव विहार बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। सोहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का विस्तार मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरनगर में। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में विस्तृत है। इसके अलावा महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर में है और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में विस्तृत है। तो ये उत्तर प्रदेश के कुल 11 वन्यजीव विहार रहे और इनसे संबंधित जिले। अब आइए उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको जानते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल 14 पक्षी विहार स्थित हैं। देखिए, विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार महोबा में है।
पार्वती अर्गा पक्षी वन्यजीव विहार ये गोंडा में है। सूर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार आगरा और इटावा में विस्तृत है। समान पक्षी वन्यजीव विहार मैनपुरी में। बखिरा पक्षी विहार संत कबीर नगर जनपद में। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में। और जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में स्थित है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जो कि नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली। पटना पक्षी विहार एटा में। लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज जनपद में। सांडी पक्षी वन्यजीव विहार हरदोई में। ओखला पक्षी वन्यजीव विहार गौतम बुद्ध नगर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये प्रतापगढ़ जनपद में स्थित है। तो याद रखिएगा ये 14 वन्यजीव पक्षी वन्यजीव विहार हैं उत्तर प्रदेश के। दोस्तों उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट स्टैटिस्टिकल बुक 2018 के तहत इनके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो कि लखीमपुर में है, इसके अलावा 2 टाइगर रिजर्व पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो कि पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपद में विस्तृत है, और अमनगढ़ टाइगर रिजर्व जो बिजनौर में है, इनका विवरण भी दिया गया है। आइए देखते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की मछलियों की प्रमुख प्रजातियों के बारे में। उत्तर प्रदेश में कई मछलियां पाई जाती हैं, मछलियों की प्रजातियां, जिसमें मत्स्य, बित्तल, हिल्सा, ईल, सौल, क्यूचिपा, तेगन, ट्राउट, पड़हिन, लाबी, रसेला, ब्रिगाल, मांगुर, रोहू, सिंधी और कट्टा, ये उत्तर प्रदेश में मछलियों की प्रमुख प्रजातियां हैं। दोस्तों इसके अलावा आइए वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रमुख योजनाओं के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है? वृंदावन मथुरा में वन्य जीव संरक्षण के लिए। तो मयूर संरक्षण का जो केंद्र है वृंदावन मथुरा में है। कछुआ पुनर्वास योजना ये गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण से संबंधित है। घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना ये मगरमच्छ और घड़ियालों के संरक्षण के लिए है। आइए देखते हैं दोस्तों इटावा के सफारी पार्क से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। तो दोस्तों इटावा सफारी पार्क में एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराने के लिए इसकी स्थापना की गई, और साथ ही साथ इसका उद्देश्य पर्यटन विकास का रहा। यहाँ पर प्रमुख जीवों में भालू, तेंदुआ, हाथी, हिरण और शेर हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार तो ये चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली में है। प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान तो दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी जनपद में। और वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में जो शामिल उद्यान है वो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया, तो ये पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को। और दोस्तों प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। कौन सा सप्ताह? तो ये वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के 1 से 7 अक्टूबर को। आइए लास्ट में देख लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के बारे में। रामसर ईरान का स्थल है। यहाँ पर दोस्तों जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि जो कन्वेंशन हुआ था उसके अंतर्गत आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके चिन्हीकरण के लिए जो संधि बनाई गई, अभिसमय किया गया था, उसके अंतर्गत रामसर आर्द्रभूमि स्थल में उत्तर प्रदेश के 10 स्थल शामिल हैं। याद रखिएगा, उन 10 की सूची देख लीजिए। उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा का पार्वती अर्गा पक्षी विहार, मैनपुरी का समान पक्षी विहार, रायबरेली में समसपुर पक्षी विहार, इसके अलावा हरदोई का सांडी पक्षी विहार, इटावा का सरसई नवार झील, आगरा का सुर सरोवर और ऊपरी गंगा नदी जो कि ब्रिज घाट से नरोरा तक, इसके अलावा मुजफ्फरपुर और बिजनौर की हैदरपुर आर्द्रभूमि और बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार जो कि संत कबीर नगर में है। दोस्तों ये संत कबीर नगर के बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार को जून 2021 में उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। तो ये देखिए, ये आपके 10 आर्द्रभूमि स्थल हैं उत्तर प्रदेश के। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव, सांडी पक्षी विहार हरदोई, पार्वती अर्गा विहार गोंडा, इटावा का सरसई नवार झील, समान पक्षी विहार मैनपुरी,
सूर सरोवर आगरा, समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरोरा तक ये, इसके अलावा मुजफ्फरनगर और बिजनौर में हैदरपुर आर्द्रभूमि और बखिरा पक्षी वन्यजीव विहार जो कि संत कबीर नगर जनपद में है, इसे जून 2021 में उत्तर प्रदेश के रामसर आर्द्रभूमि स्थलों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों में आपने यूपी स्पेशल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसमें उत्तर प्रदेश के भौतिक प्रदेश, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन्यजीव विहार और आपने उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों के बारे में जो विशिष्ट प्रश्न, विशिष्ट तथ्य बन सकते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा। ये वीडियो आपके आगामी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, राष्ट्रीय परीक्षा नियामक प्राधिकरण, इसके अलावा अन्य भर्ती बोर्ड और आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के उत्तर प्रदेश विशेष खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।